Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the some law of binary operation. जैसा कि आप लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था कि उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, कुछ बेसिक डिफिनीशंस के बारे में बात किया था, जैसे सेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ लॉस के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, तो वो लॉस क्या क्या हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आगे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन लॉस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें पहला लॉ आता है आपका क्लोजर लॉ, दूसरा लॉ आता है आपका एसोसिएटिव लॉ, तीसरा लॉ आता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, और चौथा लॉ आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और पांचवा लॉ आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और आखिरी लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अब हम इन लॉस के बारे में जानने का प्रयास करें, क्या होता है ये लॉस। जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझा था कि अगर आपके पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ एक ऑपरेशन है, तो इस ओ को इस जी के ऊपर जो है आप बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं तब जब आप इस जी के किसी भी प्रकार के दो पेयर को लेते चले जाइए। वी कैन टेक ईच एंड एवरी टू पेयर एंड इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी इज द मेंबर ऑफ जी। अगर ए ऑपरेशन बी जो है जी का मेंबर हो जाए तो उस कंडीशन में यह ऑपरेशन ओ जो है इस जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है। सेम मतलब क्लोजर लॉ का है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम, अगर कोई ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात को फॉलो करता है तो आप दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि यह जी जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस क्लोजर लॉ का क्या मतलब है। सपोज दैट जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ बाइनरी ऑपरेशन है, ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन द सेट जी। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि यह जी जो है इस ऑपरेशन ओ के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन के सेटिस्फाइड करता है। मींस फॉर एवरी ए कॉमा बी is the member of G implies that this is a symbol of for every or for each. A operation B is the member of G. A operation B जो है उस G का क्या होना चाहिए, मेंबर। तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि यह O जो है इस G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है, और यह G जो है इस O के साथ किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ को, सॉरी क्लोजर लॉ को। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी इज द मेंबर ऑफ जी, यू कैन टेक ईच एंड एवरी थ्री पेयर एंड दिस इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, मतलब पहले आप ए ऑपरेशन बी करिए और फिर ऑपरेशन सी करिए और फिर आप बी ऑपरेशन सी करिए, देन आफ्टर ऑपरेशन ए करिए। अगर इन दोनों की वैल्यू हर एक तीन पेयर के लिए सेटिस्फाइड होता है तो आप बोलते हैं कि यह जी जो है इस बाइनरी ऑपरेशन ओ के ऊपर किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है। फॉर एवरी ए कॉमा बी is the member of G. For every A comma B is the member of G, you can take each and every two pair and implies that A operation B is equal to B operation है। मतलब आप A ऑपरेशन B करिए, बाइनरी ऑपरेशन O के द्वारा A और B को कंबाइन करिए और इनके ऑर्डर को बदलने के बाद इससे फिर कंबाइन करिए, और अगर हर एक दो पेयर इनके ऑर्डर को बदलने के बाद उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो आप बोलते हैं कि यह जी जो है इस बाइनरी ऑपरेशन ओ के ऊपर जो है किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ हम आइडेंटिटी की बात करें तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो आइडेंटिटी होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यह है कि किसी भी सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो कैसे हम इसे क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट। मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब इट में भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब अगर ऐसा मिले तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
E बिलोंग्स टू G, E इज द मेंबर ऑफ G, और अगर ये इंप्लाई करे सच दैट A ऑपरेशन E इज इक्वल टू E ऑपरेशन A इज इक्वल टू A फॉर एवरी A इज द मेंबर ऑफ G, मतलब इस G के अंदर एक ऐसा फिक्स एलिमेंट मिले जो इस G के प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर इस बाइनरी ऑपरेशन O के द्वारा राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उस एलिमेंट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करता है, देन सच टाइप ऑफ फिक्स एलिमेंट इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट G करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन O। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी भी सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी को एग्जिस्ट होने का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर वह एलिमेंट उस सेट के किसी भी एलिमेंट के द्वारा दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा दाएं और बाएं से ऑपरेट करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, देन सच टाइप ऑफ फिक्स एलिमेंट इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की क्या बात होती है? इनवर्स, किसी भी सिस्टम को आप इन्वर्सिबल या किसी भी सेट को आप इन्वर्सिबल तब कहेंगे जब उसके प्रत्येक एलिमेंट के पास इनवर्स मिले। यहां पर इनवर्स का मतलब उल्टा से नहीं है, यहां पे क्या इनवर्स का मतलब है जरा समझिएगा कि टू ईच ए बिलोंग्स टू G, मतलब टू ईच लिखने का मतलब कि G के हर एक एलिमेंट को आप लेते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बिहाफ ऑफ में देयर एग्जिस्ट, मतलब आपने A1, सपोज दैट G में 5 एलिमेंट है A1 A2 A3, आपने A1 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट मतलब A1 लिया तो B1 मिला, A2 लिया तो B3 मिल गया, सपोज दैट कुछ ऐसा मिला जहां पर A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A इज इक्वल टू E हो जाए। मतलब आपने G का कोई मेंबर लिया, उस मेंबर को इन्वर्सिबल होने का मतलब है कि उसी G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए उसी G के अंदर जहां पर इन दोनों एलिमेंटों को इस तरीके से या इस तरीके से कंबाइन करने पर इस सिस्टम की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी जो कि मैंने ऊपर यहां पे डिफाइन किया था, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू B और दिस इज B इनवर्स इज इक्वल टू A, मतलब यह A जो है इस B का, यह B जो है इस A का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, किस सेट के अंदर? G के अंदर कहलाएगा। किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब के रिगार्डिंग हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर का, जो कि आपने अपने प्रीवियस वीडियो में सेट ऑफ इंटीजर को डिफाइन किया था। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। यहां पर मैंने ऑपरेशन ले लिया प्लस। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, क्योंकि बिना बाइनरी ऑपरेशंस के आप इन लॉस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप किसी भी दो इंटीजर को लेके जोड़िए। सपोज दैट आपने ले लिया दिस इज -3 और प्लस -1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा -4 जो कि जेड का मेंबर होगा, -3 प्लस -3 इज इक्वल टू -6 ये भी जेड का मेंबर होगा, 0 प्लस 7 करिए 7 मिलेगा ये भी जेड का मेंबर होगा, 7 प्लस 9 करिए ये दोनों जेड के मेंबर्स हैं, दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये भी जेड का मेंबर्स होगा। ठीक है, तो इस जेड के किन्हीं भी दो एलिमेंटों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आफ्टर एडिंग ये जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो प्लस है इस जेड के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है। तो डेफिनेटली बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ में कोई फर्क ही नहीं है। उस कंडीशन में ये जो जेड है इस एडिशन के ऊपर किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है? क्लोजर लॉ को। तो क्लोजर लॉ का मतलब सिंपली बाइनरी लॉ से ही है। ठीक है, अब जरा हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम यहां पे जरा देखिए, गौर करिए। अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो यू कैन टेक ईच एंड एवरी 3 पेयर। ठीक है, नाउ हियर वी कंसीडर दिस इज 1, 2 एंड 5। ठीक है, 1 प्लस 2 करिए और प्लस 5 करिए, या फिर आप 1 प्लस 2 प्लस 5 करिए। मतलब
पहले आप 1+2 जोड़ दीजिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस के द्वारा, उसके बाद आप 5 को इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर आप पहले 2+5 को कर लीजिए फिर 1 को ऐड करिए, आपके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सिर्फ 1 2 5 के लिए नहीं होगा, जेड के किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाएगा। सपोज दैट आपने ले लिया -2 और प्लस दिस इज 3 और प्लस ले लिया आपने -7, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज -2 और +3 और दिस इज -7। इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके किसी भी 3 पेयर को लीजिए और उसको इस तरीके से ऑर्डर बदल के आप जो है पेयर को कंबाइंड करिए, और आफ्टर कंबाइंडिंग आपके जो है सम के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि ये जो जेड है इस एडिशन के ऊपर किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ को। सपोज दैट आपने यहां पे नेचुरल नंबर ले लिया होता 1 2 दिस इज 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया होता, तो डेफिनेटली किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि ये नेचुरल नंबर इस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। आप कोई भी 3 पेयर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 लीजिए, या फिर आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 5 इंटू 2 करिए, इंटू 2 कर दीजिए, या फिर 5 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है इस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर आप कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में यहां पे देखिए तो कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का ये मतलब है कि आप कोई भी 2 पेयर लीजिए, ईच एंड एवरी पेयर। सपोज दैट आपने 1 ले लिया और +2 कर लिया, तो 1 + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 + 1, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर प्लस के रिगार्डिंग जेड के एडिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज दैट आपने -2 और +-3 लिया, या फिर -3 और +-2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहां पर 5 + 7 किया या 7 + 5 किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहां 5 + -2 किया या -2 + 5 किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप ऑर्डर को बदल दे रहे हैं तब भी प्लस कर रहे हैं, आपके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो जेड है इस एडिशन के ऊपर किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो अब कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं। अगर आप इस जेड के अंदर आइडेंटिटी के बारे में सोचें तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहां पे सोच सकते हैं, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से सोचा सकता है कि इस जेड के अंदर वह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस एडिशन के द्वारा इस जेड के किसी भी एलिमेंटों के साथ ऐड करने पर उसमें कोई परिवर्तन, मतलब जिसमें ऐड हो रहा है फिर वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप जरा सोचो, अगर हमने -7 ले लिया और +0 कर दिया, या फिर हमने 0 + -7 कर दिया, आपको -7 मिलेगा। 0 + 1 कर दिया या 1 + 0 कर लिया, आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आपने अगर 0 + 2 कर दिया या 2 + 0 कर दिया इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आप जब इस 0 को इस जेड के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 0 इस जेड का इस प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। 0 के सिवा कोई और ऐसा एलिमेंट इस प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट दे, कोई ऐसा एलिमेंट यहां पे मौजूद नहीं, सिर्फ 0 को छोड़कर। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो ऑलवेज अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, ठीक है। आप जरा सोचिए, अगर हमने यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया होता तो आप खुद सोचिए, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन यहां लिया होता तो आप किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा इस जेड के अंदर बिलोंग करेगा। यानी कि ये जो जेड है इस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है, या यह मल्टीप्लीकेशन इस जेड के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि क्या ये जो है इसके अंदर आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड होती है। तो 1 देखिए, 1 एक ऐसा एलिमेंट है, आप 1 × 0 करिए, आपको 0 मिलेगा। आप 1 × -1 करिए, आपको -1 मिलेगा। 1 × 2 करिए, आपको 2 मिलेगा। 1 × -5 करिए, आपको -5 मिलेगा, ठीक है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है
जो इस z के किसी भी एलिमेंट के ऊपर मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। कोई और ऐसा नहीं कर सकता सारे एलिमेंटों के लिए, ठीक है। यानी कि 1 इस z का इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, ऑलवेज करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो वो उस कैरेक्टर को फॉलो करेगा। सपोज दैट हमने यहां पर, आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा, तो अब मैं कुछ और काउंटर एग्जाम्पल को कंसीडर करने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। कॉम्यूटेट, दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ, आई थिंक हो गया। नाउ आप अगर नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है, इसमें 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, डॉट डॉट डॉट, ऑपरेशन यहां प्लस किया, ठीक है। अब बताइए इस प्लस के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना करे? कोई नहीं है। इसका मतलब कि इस नेचुरल नंबर का इस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप इस प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती, क्योंकि इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट के ऊपर गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि 1 इस नेचुरल नंबर का इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स के बारे में मैंने बताया है कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का ये मतलब है कि जिस सेट में वह एलिमेंट है उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर इन दोनों को आपस में ऑपरेट करने पर आपको सिस्टम की आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए, और जब आइडेंटिटी मिल जाए तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से इस z वाले एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, अब यहां पर ये तो क्लियर है कि प्लस के रिस्पेक्ट में इस z की जो आइडेंटिटी होगी वो आपकी 0 होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ठीक है। क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अब देखिए इनवर्स का क्या मतलब है। आपने 1 ले लिया, ठीक है, 1 में इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि 0 मिल जाए, इस जो कि इसी सेट का होना चाहिए? तो डेफिनेटली -1, 1 इंटू 1 प्लस -1 करेंगे आपको 0 मिलेगा, और 0 सेट की क्या है? आइडेंटिटी है। 1 भी उसी z का एलिमेंट है, और जिसके रिगार्डिंग जो -1 मिल रहा है वो भी z का एलिमेंट है। यानी इस 1 का यह -1 इनवर्स कहलाएगा, या फिर इस -1 का यह 1 क्या कहलाएगा? आपका इनवर्स कहलाएगा। सपोज दैट आपने 0 ले लिया, 0 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 0 मिल जाए, जो कि उसी सेट का होना चाहिए 0, तो 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। आपने 5 ले लिया, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो उसी सेट का हो, 0 मिल जाए, -5 हो जाए। आपने -7 ले लिया, क्या जोड़ दिया जाए? 7, जो कि 0 दे। यानी कि इस z का हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसी z के अंदर जरूर ऐसे एलिमेंट मिल जा रहे हैं जहां पर उन दोनों को दिए गए ऑपरेशन के द्वारा कंबाइंड करने पर आपको सिस्टम की क्या मिल रही है? आइडेंटिटी। और यहां पर यह भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 1 के अलोंग सिर्फ -1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों को कंपाइल करने पर 0 मिला। यानी कि किसी भी सिस्टम के एलिमेंटों का जो इनवर्स होता है वह भी यूनिक होता है, ठीक है। और एक और यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 0 इस सिस्टम की आइडेंटिटी है, और 0 में ही 0 ऐड करने पे 0 मिला। यानी कि 0 एक ऐसा आइडेंटिटी, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सेल्फ इनवर्सिबल होता है, ठीक है। उसका इनवर्स इटसेल्फ वही नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर ये इनवर्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमने यहां पर इस नेचुरल नंबर को लिया होता, ठीक है, तो आप जरा सोचिए, नेचुरल नंबर की हम बात करें तो 1 में पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 इसका आइडेंटिटी होगा। 1 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 1 मिल जाए? 1। लेकिन 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 1 मिल जाए? 1/2। लेकिन यह 1/2 इस नेचुरल नंबर का मेंबर ही नहीं है। यानी कि इस नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी को छोड़कर
किसी और एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सेल्फ इनवर्सिल, मतलब वन का इनवर्स वन ही होगा अगर वो आइडेंटिटी है तो, यानी कि आइडेंटिटी का इनवर्स तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रेस्ट एलिमेंटों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है सेट के ऊपर। तो लेकिन यहां पे देखिए 2 का भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 का भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 4 का भी नहीं, चूंकि 4 का इनवर्स में 4 में ऐसा क्या गुणा करें कि 1 मिल जाए, 1/4, तो इन सब का इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम के अंदर आप जो एलिमेंट ले रहे हैं उस हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर उन दोनों को आपस में ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर विच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग इज नोन एज द नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके साथ मैंने दो ऑपरेशन लिया, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप प्लस और मल्टीप्लीकेशन की बात करिए तो प्लस भी नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन की बात को सेटिस्फाइड करता है, और मल्टीप्लिकेशन भी प्लस नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन की लॉस को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि यू नो दैट द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जरा सोचिए कि इन लॉस का क्या मतलब होता है। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो 2 + 3 और यहां पर इंटू 5 करें, ठीक है, जरा गौर करिएगा। तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और प्लस 3 × 5 मींस AO' और OC कैन बी रिटन एज AOC और O' दिस इज BOC, मतलब O' इज द बाइनरी ऑपरेशन एंड O इज द आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। और आप देख रहे हैं कि यह O इस O' के ऊपर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है तो यू कैन से दैट द बाइनरी ऑपरेशन O इज सेटिस्फाइड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द अनदर बाइनरी ऑपरेशन O'। तो अगर आप नेचुरल नंबर को यहां पे देखें तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। अब जरा इसको इसके राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए, यह मल्टीप्लीकेशन इस एडिशन के ऊपर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जरा देखिए 2 × 5 और 3 × 5, 2 5 = 10 और 3 × 5 15, 15 और प्लस 10 25, 25 = 25। इसका मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर यह मल्टीप्लीकेशन इस एडिशन के ऊपर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो जो मल्टीप्लीकेशन है इस एडिशन के ऊपर किस लॉ को सेटिस्फाइड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। इस लॉ को आप लोग बोलते हैं RDL, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में क्या बोला जाता है, C ऑपरेशन AO' B। इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं COA, दिस इज O' COB, ठीक है। मतलब ऐसा लिख नहीं सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो आप बोलेंगे कि यह ऑपरेशन O जो है इस O' बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड। दिस इज नोन एज द LDL, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज दैट यू कैन कंसीडर द काउंटर एग्जांपल, दिस इज 3 + 2, 3 + 2 कर दिया, ठीक है, और इनटू दिस इज 3 + 1, ठीक है, या 3+, ठीक है, कुछ भी लीजिए, 3 + 1 ले लिया और ये 5 कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 20 मिलेगी। अब जरा देखिए, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 5 × 3 और प्लस दिस इज 5 × 1, ठीक है। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 1 जा 5 सॉल्व करने के बाद 20 = 20, यानी कि आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर के केस में जो ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन जो है इस एडिशन के ऊपर जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने यहां पर ये ले लिया होता दिस इज 5 + 3 × 2, तो शायद इसकी वैल्यू क्या होती, 3 2 जा 6 हो जाता और 6 और 5 आपका 11 हो जाता, ठीक है।
अब जरा सोचिए, क्या एडिशन इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कारण क्या है? देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 5 + 3, 5 + 3, और ये आप लिखते हैं यहां पर इनटू, और दिस इज 5 × 2, सॉरी 5 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। उस कंडीशन में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कतई भी 11 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है वो इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन राइट या लेफ्ट से ऑपरेट करके इस तरह की वैल्यू को करस्पॉन्ड करने का प्रयास करता है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आप बोलते हैं कि वो राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स की सहायता से हम कुछ डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। वो सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है इन फंडामेंटल लॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।